नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। तो ट्राई करना मत छोड़ो। चलिए बढ़ते हैं अपन ओम्स लॉ की तरफ। यार ये वो लॉ है जिसको 10th क्लास में टीचर ने ना घुटाया था, बहुत दम से घुटाया था। मतलब कि रट लो बेटा, ये आएगा एग्जाम में। घोटने के बाद भी कई बार कई चीजें हमसे मिस हो जाती हैं, वो मिस नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए यहां तो बाबा जी ने डेरिवेशन नहीं लिखा है ओम्स लॉ का, मगर हम शुरुआत करेंगे डेरिवेशन के साथ ही। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले देखेंगे ओम्स लॉ का डेरिवेशन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर दीज ऑल थिंग्स। चलिए तो पहले डेरिवेशन देखते हैं। तो देखो यार, डेरिवेशन करने के लिए कुछ नया नहीं करना, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है 3 वीडियोस में उन्हीं का यूज होने वाला है। कैसे? I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD। मैंने कहा था 2-3 बार बोल लेना, है ना। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? E टाउ बाय m। एक काम करो, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को यहां रख दो। तो जैसे ही आप इस VD की वैल्यू को यहां रखोगे, ये हो जाएगा E टाउ बाय m। अब ओपन कर दो, ये हो जाएगा n E स्क्वायर A टाउ E बाय m। अब अगर यहां पर अपन देखें तो अगर कंडक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेंथ L थी और पोटेंशियल आपने लगा रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू V बाय L। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने ये चीज घुटवाई थी तुमको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू V बाय L। V बाय D लिखते थे, V बाय R लिखते थे, यहां लेंथ L है तो L लिख दिया। अब जैसे E की वैल्यू आएगी, इस E की वैल्यू को यहां रख देते हैं, मतलब कि आंसर आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ ML V बाय L। L को अंदर लिख दिया, V को जानबूझ के बाहर लिखा है। क्यों? N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि एक मेटल के लिए फिक्स होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है। एक बार कंडक्टर बन गया तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी फिक्स हो गया। हर कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम फिक्स होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिक्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर बन गया तो फिक्स। अगर ये सारी चीजें मतलब लेंथ, टेम्परेचर, एरिया मतलब कि फिजिकल डायमेंशंस और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है। इसका मतलब है I इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? V हो गया हमारे पास, क्योंकि ये पूरी चीज कांस्टेंट है। इसीलिए ओम्स लॉ कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर मतलब टाउ रिमेन्स कांस्टेंट। इसी दिन के लिए ओम्स लॉ के अंदर ये कंडीशंस लगी हैं कि लेंथ और एरिया फिजिकल डायमेंशन, देखो NE तो बदलना नहीं है, टाउ बदलना नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये दोनों मटेरियल डिपेंडेंट है। M बदलना नहीं है, बदलना कौन था? L और A और टाउ। L और A तो फिजिकल डायमेंशंस हो गए और टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसका मतलब है I इज प्रोपोर्शनल टू V तब होगा जब फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये चीज पूरी बन गई कांस्टेंट। ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसको हम बोल देते हैं एक कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। बस इस वीडियो में तुम्हें इतना समझना है कि इस कांस्टेंट को अपन ने R बोला है। और यहां पर देखो गौर से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की फिक्स होती है और टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स होता है। मतलब कि ये पूरी की पूरी चीज एक बार आपने सपोज करो बोल दिया कॉपर तो फिक्स हो गया, एल्यूमिनियम तो फिक्स हो गया। इसीलिए इसे एक नया टर्म देते हैं रो, जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो R का फॉर्मूला आ गया रो L बाय A। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में देखेंगे, बट अभी मुझे इसका कहीं यूज करना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और तुम्हें ओम्स लॉ का फंडा भी बता दिया कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। V I पर डिपेंड नहीं कर रहा। बैटरी तो है ना तुम्हारे पास, उसका V तो होगा, करंट नहीं है। जब तक लोड नहीं लगाओगे करंट नहीं होगा। जितना लोड फिक्स है, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता चला जाएगा। सो I इज प्रोपोर्शनल टू V। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन कीप दिस इन योर ब्रेन सो दैट जब भी हमको ओम्स लॉ की कोई कंडीशन याद आए तो हम यहां से उसको लगा पाए। अब आ जाते हैं अपन वापस। तो जैसे ही वापस आए यहां पर
If the physical condition of conductor, length, temperature, mechanical strength remain the constant, then the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. यही तो बोला था बाबा जी ने, physical conditions, temperature, लेंथ, एरिया कांस्टेंट रखो, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जो भी एंड के अक्रॉस होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I जानबूझ के लिख दिया क्योंकि अपन अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने वाले। आप बोलोगे बाबा जी यहां क्यों नहीं R लगाया, तो भाई ये तो शुरुआत में यहां R की जगह 1/R लगा देना, टेंशन नहीं है ना। तो आप इसको V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखा, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, एक कांस्टेंट आया जिसे हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। R इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन V एंड I। सो V इज इक्वल टू IR आपके पास आ गया, ओम्स लॉ। कंडीशन का ध्यान रखना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल है, मगर यहां पर ये यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मटेरियल, जो सब्सटेंस इसको फॉलो कर रहे होंगे उन्हें हम बोलेंगे ओहमिक, और जो नहीं कर रहे होंगे उसे हम कहेंगे नॉन ओहमिक। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं, अब देखो यार I और V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ की डिटेलिंग अभी इसी के बाद वाली स्लाइड में अपन करने वाले हैं। बट यस, अगर I और V के बीच का ग्राफ बनाना है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें वो ओहमिक, जो फॉलो ना करें वो नॉन ओहमिक। ग्राफ कैसा आएगा IV का? कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी स्लोप क्या बताएगी नेक्स्ट स्लाइड में। बट याद रखना यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और ये बहुत हायर टेम्परेचर पर भी वैलिड नहीं है। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक कहलाते हैं। उनका ग्राफ कैसा बनेगा? तो उनका ग्राफ कुछ भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ना, उनका ग्राफ ऐसा भी बन सकता है ना, उनका ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, उनका ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। ऐसा नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। ऐसा भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक ही V पर 2 I आ जाएंगे, है ना। तो अपन के पास ऐसा बन सकता है, ये ओमिक हो गया। अदरवाइज कुछ भी बना लो लीनियर के अलावा, वो सब नॉन ओमिक है। तो ये अपने पास जो कहानी हुई, ये हुई ओम्स लॉ का बेसिक। अभी कहानी बहुत सारी बाकी है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के पॉइंट फॉर्म की तरफ भी चलना है, कुछ क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। पहले ले लो तुम जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। देखो, अब अपन जब ग्राफ बनाते हैं बिटवीन I एंड V तो क्या होता है? I और V के बीच का ग्राफ अगर मैं आपसे कहूं तो अभी अपन ने देख लिया I इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर I इज प्रोपोर्शनल टू V है तो इन दैट केस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या बनेंगे? तो इस ग्राफ पर देखो, इस ग्राफ की स्लोप क्या आएगी? मैंने तुम्हें बताया था कुछ वीडियोस पहले, स्लोप का मतलब होता है क्या? स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। यहां पर कौन है? I, यहां पर कौन है? V। तो इसकी स्लोप आएगी डेल्टा I बाय डेल्टा V या I बाय V। और V अपॉन I क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो अगर R को उधर ले जाएं और V को डिवाइड में लाएं तो I बाय V बन जाता है अपने पास 1/R। मतलब इस ग्राफ की स्लोप है 1/ रेजिस्टेंस। इसके बाद ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन ओमिक हैं, उनका ग्राफ नॉन लीनियर होता है। जो मैंने बता दिया था वो यहां लिख दिया है तुम्हारे लिए। अब आ जाओ यहां पर, कई बार IV ग्राफ की जगह वो VI ग्राफ दे देंगे। अब VI ग्राफ दे दिया तो क्या? तो देखो, VI ग्राफ दे दिया तो स्लोप क्या हो जाएगी? डेल्टा V बाय डेल्टा I। और भाई V बाय I तो R हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस VI ग्राफ की स्लोप क्या आ जाएगी? VI ग्राफ की स्लोप डायरेक्टली आपको क्या दे देगी? रेजिस्टेंस। और अगर IV ग्राफ है तो वो 1/R देगा। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए स्लोप के, और अगर पता है तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन चलेंगे पॉइंट फॉर्म की तरफ। तो पहले इसका स्क्रीन शॉट। यहां पर दो वैरायटी के दो क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों में अलग फॉर्मूला यूज होगा स्लोप निकालने के लिए। यहां पर हमको एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे सर IV ग्राफ है तो स्लोप जो होगा वो 1/ रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ में आई। और स्लोप होता है tan थीटा,
मगर अब जो थीटा यहां पर लिखना है वो क्या लिखना है, हमारा जो एंगल होता था वो होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहां पर जो एंगल दिया है वो y के साथ दिया है, तो भाई ये 30 था तो ये क्या हो जाएगा 60, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा tan 60। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/r इज इक्वल टू √3, यानी r इज इक्वल टू 1/√3 ओम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि यार r की वैल्यू निकालो, तो याद रखना ये एंगल नहीं चाहिए, ये एंगल चाहिए अपन को। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली बात है अपन के सामने वो ये है कि IV ग्राफ है कि VI होता तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस मिलता, बट ये IV ग्राफ था तो 1/r। इसके बाद जो दूसरी वैरायटी ग्राफ में मिलती है वो क्या मिलती है, वो ये मिलती है अपन को कि यार अब पॉइंट्स दिए हैं ग्राफ के अंदर अपन को, तो अपन को इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये हो गया A, ये हो गया B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 5,10 मिली ध्यान रखना, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहां से x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट 20, 8,20 मिली एम्पियर। अब अपने पास जो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, यानी I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1, और ये हो जाएगा 1 रेजिस्टेंस। तो देखो अपने पास स्लोप क्या आया, I2 20 माइनस 10 मिली ध्यान रखना, 20 माइनस 10, और मिली का कॉमन ले लिया 10 की पावर -3, दोनों में लिखते मिली कॉमन आ गया, अपॉन V2 माइनस V1 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 इज 3 विच इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। अब देखो क्या आ रहा है, ये जब यहां सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू अपने पास आ रही है, यहां लिख देता हूं, R की वैल्यू अपने पास आ रही है 3, यहां आ गया, डिवाइडेड बाय 10 और 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा R अपॉन 10 की पावर -2 ऊपर जाके +2 यानी 100, तो 300 ओम इज द रेजिस्टेंस इन दिस केस। सो आपके पास इस केस में रेजिस्टेंस निकल के आया 300 ओम, और इस केस में रेजिस्टेंस निकल के आया 1/√3। दोनों स्लोप से ही निकाले थे अपन ने, दोनों वैरायटी इसीलिए बनाई क्योंकि दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत काम की है। इसके बाद अब अपने पास पॉइंट फॉर्म है ओम्स लॉ का, बट पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, यहां पर क्या होता है, ये कंडक्टिविटी के टर्म्स में आता है। कंडक्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी अपन ने अभी देखा था, 1/रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होती है, या कंडक्टिविटी का 1/रजिस्टिविटी होती है। दोनों में से जैसे चाहो वैसे लिखो, है ना, मतलब कि इसको इधर ला सकते हो, इसको इधर ले जा सकते हो। अब देखो ओम्स लॉ का पॉइंट फॉर्म होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब मुझे जो फॉर्मूला निकाल कर लाना है वो सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकालना है। कैसे निकालूं, तो V इज इक्वल टू IR ही पता है। R का फॉर्मूला अपन ने देखा था, R का फॉर्मूला होता है रो L बाय A, इसको यहां रख दिया, तो V इज इक्वल टू I रो L बाय A। गौर से देखना, I बाय A को अलग कर दिया और L को अपन यहां ले गए डिवाइड में, तो ये हो गया V बाय L। रो तो वैसा ही है। I बाय A करंट डेंसिटी होता है, करंट पर यूनिट एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नॉर्मल हो, करंट चार्ज जो पास हो रहा हो। सो I बाय A को लिख दिया अपन ने J। V बाय L याद करो, बहुत बार अब तो रटा दिया है तुमको कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ V बाय L, अगर E कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और रजिस्टिविटी को अपन लिख सकते हैं 1/कंडक्टिविटी। सिग्मा चला गया उधर, J का फॉर्मूला आ गया सिग्मा इंटू E। दिस इज पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा अगर आएगा तो, अदरवाइज ऑप्शन में दिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। सो J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब इसमें आप जितनी चाहे उतनी मेहनत कर लो, मतलब वो आपको यहां पर क्या कर देंगे, वो यहां पर इसको इस तरह भी दे सकते हैं, सिग्मा को लिख देंगे 1/रो, तो J इज इक्वल टू E बाय रो, ऐसा भी आ सकता है, या E इज इक्वल टू J रो, ये भी पूछ सकते हैं वो। सो आपके ऊपर है, वो आपका फॉर्मूला यही है। अब अरेंजमेंट वो जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट फॉर्म, और ये भी सारे एग्जाम्स में आया है। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला इन्होंने। इफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू 100 ± 0.5 वोल्ट
एंड आई इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखो यार यहां पर क्या प्लस माइनस में लिखा हुआ है ना, एमसीक्यू में आ सकते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन एरर के साथ होगा क्योंकि एरर भी साथ में दिया हुआ है। और इसके लिए मैं तुमको बूटी दे देता हूं कि जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो अपन कौन सा एरर ऐड करते हैं, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल ट्रू वैल्यू, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव एरर। अगर क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, 11th वाला वीडियो है अपना, नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें जाकर एक बार देख लेना रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया V बाय आई, V हो गया आपके पास 100 प्लस माइनस 0.2 अपॉन आई कितना हो गया प्लस माइनस 0.5 प्लस आई कितना हो गया 10 प्लस माइनस 0.2। अब जरा जल्दी से देखो 100 बाई 10, ट्रू वैल्यू आ गई 10, तो ट्रू वैल्यू तो 10 है, कहीं और है क्या 10? एक ही ऑप्शन है जिसमें ट्रू वैल्यू 10 है, मगर दिक्कत यह कि नन ऑफ दीज साथ में दे रखा है, नन के अंदर इनफाइनाइट आंसर होते हैं। तो अब अपन को चेक करना पड़ेगा एरर कितना आ रहा है, क्या एरर 0.7 ही आ रहा है, चलो निकालते हैं। तो जैसा मैंने तुमसे कहा था कि जब डिवाइड करते हैं तो कौन से एरर ऐड होते हैं, रिलेटिव, और हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। तो डेल्टा आर बाय आर v के साथ और i को डिवाइड कर रहे हैं तो यह आ जाएगा डेल्टा v बाय v अपॉन प्लस डेल्टा i बाय i, और जो भी साथ में प्लस माइनस में लिखा होता है ना ये उसकी एब्सोल्यूट एरर होता है। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा i, ये हो जाएगा डेल्टा v। तो देखो गौर से, डेल्टा r अपॉन r की ट्रू वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, जो अपन निकाल चुके हैं 100 अपॉन 10 यानी कि 10 प्लस माइनस डेल्टा v कितना है 0.5, v की वैल्यू क्या है 100 प्लस 0.2 डेल्टा i की जगह अपॉन ट्रू वैल्यू 10। एक काम करो इसका एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा इसका एलसीएम, 100 एलसीएम, यहां 0.5 यहां 10 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, आएगा आंसर 2.5 अपॉन 100। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो बचेगा 10, आंसर आया 0.25। क्या एरर 0.75 आ रहा है? नहीं आ रहा। आर कितना रहा है एरर 0.25, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, 10 प्लस माइनस 0.25, आंसर इज डी, बेहतरीन सा नन। अच्छा क्वेश्चन है, कर डालो। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब टाइम दे दिया, ऑफ इन अ वायर रेजिस्टेंस दे दिया, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया, और आपसे मांगा क्या है, Q मांगा है। तो यार V और I दिया होता है तो अपन R निकाल सकते हैं, V और R दिया होता है तो I निकाल सकते हैं, चार्ज भी दे दिया, सॉरी टाइम भी दे दिया और चार्ज मांग लिया, तो यार एक काम हो सकता है ना कि I इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं V बाय R, और क्योंकि तुम्हें क्या निकाल कर लाना है, चार्ज, तो I को लिख सकते हैं अपन Q बाई T। चार्ज चाहिए था, टाइम दिया था, इज इक्वल टू V बाय R, तो Q इज इक्वल टू टाइम कितना है 2 मिनट, भैया सेकंड में चाहिए तो 2 इंटू 60, यह आ गया टाइम, इंटू V कितना दे रखा था अपन को 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी थी 10, तो आपके पास यह आंसर कितना आ रहा है भाई 2 इंटू 2 4 6 24 इंटू 0 यानी 240 कूलम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी को I इज इक्वल टू V बाई R से इक्वेट करना था, इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट। तो यार ये कुछ ओम्स लॉ के क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे पास बाबा गैंग प्रो पहले से ही है, फिजिक्स बाबा से आ जाओ, वहाँ भी पढ़ सकते हो और यहाँ तो तुम पढ़ ही रहे हो, और यहाँ पे भी पूरी चीज़ें बाबा जी देंगे ही, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट एक्स्ट्रा कई बार करने की ज़रूरत होती है, मन करता है बिल्कुल आ जाओ और वहाँ पर भी और मचाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेजिस्टेंस के साथ दोस्ती करेंगे, कलर कोडिंग से भी बातें करेंगे, वो सारी बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो इतना ही, बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।